सोहेल अंजुम साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ तशरीफ लाएं। और बेकल उत्साही पर इन्होंने लिखा है पर्चा। बेकल उत्साही साहब का ये महीना जो है, इसी महीने में उनकी विलादत भी है। तो इस मुनासिबत से 3 दिसंबर को बेकल उत्साही का यौम वफात था। इसी की मुनासिबत से एक छोटी सी हल्की फुल्की तहरीर कि बेकल उत्साही से मैं उस वक्त गायबाना तौर पर मुतारफ हुआ जब मैं अभी अपने अहद तिफली ही में था। उस गायबाना तारुफ का वसीला बना उनका एक तवील नातिया गीत जो कि हमारे यानी मशरक़ी उत्तर जी उस गायबाना तारुफ का वसीला बना उनका एक तवील नातिया गीत जो कि हमारे यानी मशरक़ी उत्तर प्रदेश के इलाके में बोली जाने वाली पूर्वी और अवधी ज़बान को मिलाकर लिखा गया था, और जिसमें शायर आलिम तसव्वुर में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला के एक छोटे से रेलवे स्टेशन जरवल से टिकट कटाकर अलग अलग शहरों से घूमता हुआ जा रहा है। वो अपने महबूब यानी महबूब खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहा है कि वो कहीं मिल जाएं और वो अक़ीदत व एहतराम के साथ उनके कदमों में अपना सर झुका दे। बिलाखिर शायर हिंदुस्तान की सरहदों को भी अबूर कर जाता है और वो जब शहर मदीना में पहुंचता है तो वहां उसे सब्ज गुंबद यानी गुंबद खजरा के पास आपका दीदार नसीब होता है। जब यह गीत कानों में पड़ा तो बहुत भला लगा। उसके कई अशार याद हो गए और मैं वक्तन फवक्तन उन्हें गुनगुनाने भी लगा। बहुत बात को मालूम हुआ कि इस नातिया गीत के खालिक जनाब बेकल उत्साही हैं, जो पहले बेकल बलरामपुरी थे और जिन्हें बाद में हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्साही यानी जोशीला का खिताब दिया, और इस तरह वो बेकल बलरामपुरी से बेकल उत्साही हो गए। उससे कबल वो बेकल वारसी और शायद कुछ और भी रहे, लेकिन उनके नाम के साथ लफ्ज उत्साही ऐसा चस्पा हुआ कि उनकी शख्सियत का जुज़वे लाइन फक बन गया। मैंने उनको कई मुशायरों में सुना। इसके अलावा मैं पहले भी उनको यूट्यूब पर सुनता रहा हूँ और अब भी सुनता हूँ। उनका कलाम, खास तौर पर उनकी आवाज़ पहले भी जादू जगाया करती थी और अब भी जगाती है। उनकी शायरी की एक बड़ी खूबी ये है कि उन्होंने उर्दू और हिंदी के अल्फाज को मिलाकर एक नई किस्म की शायरी शुरू की, और मैं समझता हूँ कि उनकी मकबूलियत की एक बड़ी वजह ये भी रही। उनकी आवाज़ और तरन्नुम तो गजब के थे ही, उनके कलाम में हिंदी और इलाकाई ज़बानों के अल्फाज का खूबसूरत इस्तेमाल भी उनकी मकबूलियत की एक वजह बना। राज्यसभा का रुकन मुंतखब होने और बरसों तक दिल्ली में क़याम करने के बावजूद उन्हें देही इलाकों से प्यार रहा, और इसका इजहार भी वो अपने कलाम में बराबर करते रहे। मैं अब भी उनकी वो गज़ल सुनता और सर धुनता हूँ जिसके 2 अशार यूँ हैं कि फटी कमीज नुची आस्तीन कुछ तो है, फटी कमीज नुची आस्तीन कुछ तो है, गरीब ऐसी दशा में हसीन कुछ तो है, लिबास कीमती रखकर भी शहर नंगा है, लिबास कीमती रखकर भी शहर नंगा है, हमारे गांव में मोटा महीन कुछ तो है। ये लफ्ज मोटा महीन जो है, इससे वही शख्स लुत्फानंदोज हो सकता है जो पूर्वी इलाके का बाशिंदा हो। मोटा महीन और मोटा छोटा जैसे अल्फाज मशरिक के इलाके की बोलचाल में इस तरह रचे बसे हैं कि ये शेर सुनिए तो अलग ही मजा आता है। इन अशार में शहरों की खूबसूरती को गांव देहात की खूबसूरती के आगे हेश दिखाया गया है, और ये बात वही समझ सकता है जिसके वजूद में देही माहौल की सोंधी सोंधी महक रची बसी हो, जो वहाँ की आबो हवा और धूल मिट्टी में पला बढ़ा हो, और जो वहाँ के माहौल से मोहब्बत करता हो, और जिसकी जड़ें गांव देहात में पैवस्त हों। वही माहौल जिसका जिक्र अजमल सुल्तानपुरी ने हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार अपने ये गीत में यूं किया है कि वो मेरा बचपन वो स्कूल, वो कच्ची सड़कें उड़ती धूल, वो मेरा बचपन वो स्कूल, वो कच्ची सड़कें उड़ती धूल, लहकते बाग महकते फूल, वो मेरा खेत मेरा खलियान, मैं उसको ढूंढ रहा। किसी देहाती शख्स या देहाती माहौल से मोहब्बत करने वाले फर्द से पूछिए तो वो यही कहेगा कि शहर की चकाचौंध गांव के नीम तारीख माहौल के आगे कोई हैसियत नहीं रखती। बेकल उत्साही को भी उस देही माहौल से प्यार था, उसकी धूल मिट्टी से इश्क था, और उसके बासियों से कल्बी लगाव था। इसीलिए उन्होंने कहा कि गरीब ऐसी दशा में हसीन कुछ तो है। इस हुस्न में लफ्ज दशा ने 4 चांद लगाए हैं। लफ्ज नुची आस्तीन का लुत्फ भी ये गांव देहात वाला ही ले सकता है। उनका ये कहता है कि इंसान हो तो प्यार में ढलना भी सीख लो, गिरने से पहले उठो संभलना भी सीख लो,
तुम बाद में बसाना किसी चंद्रलोक को, धरती पे पहले ठीक से चलना भी सीख लो। इसमें उन्होंने लफ्ज चंद्रलोक का इस्तेमाल किया है। अगर इसकी जगह उर्दू का कोई लफ्ज होता तो शायद वो ऐसा मजा नहीं देता जैसा कि चंद्रलोक दे रहा है। इस लफ्ज में बड़ी मानवीयत और बड़ी वसअत है। इस कथा में इंसान को इंसान बनाने पर जोर दिया गया है। इसीलिए कहा गया है कि इंसान हो तो प्यार में ढलना भी सीख लो। वो कैसा इंसान जो दूसरों से प्यार न करे और जिसे रुए जमीन पर चलने का सलीका ना आए। आखिरी मिसरा में लफ्ज धरती का इस्तेमाल भी हुस्न पैदा करने में मुआविन बन रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेकल उस्ताही ने हुब्बुल वतनी की नज़में और गीत भी खूब लिखे हैं। एक कता मुलाहजा फरमाएं और इसमें जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो देखिएगा कि न सफीर सल्तनत हूँ न असीर हुक्म शाही, न सफीर सल्तनत हूँ न असीर हुक्म शाही, मेरा गम गमे वतन है, मैं कलम कहूँ सिपाही, मेरी जन्नत ज़मी पर रहे रोशनी हमेशा, मेरी रोशनी की हद में न पनप सके सियाही। हालांकि बेकल उस्ताही एक मजहबी शख्स थे, लेकिन वो दीन धर्म के झगड़ों से दूर रहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि निकलकर दैरो काबा से जो बेघर हो गए होंगे, निकलकर दैरो काबा से जो बेघर हो गए होंगे, वो बंजारे जमाने का मुकद्दर हो गए होंगे। दुनिया में दैरो काबा का झगड़ा बड़ा पुराना है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। अच्छा, मैंने नहीं खाई, बोले थोड़ी खाई, वो फायदा नहीं, वो खत्म नहीं होती कम। निकलकर दैरो काबा से जो बेघर हो गए होंगे, वो बंजारे जमाने का मुकद्दर हो गए होंगे। दुनिया में दैरो काबा का झगड़ा बड़ा पुराना है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इन झगड़ों से दूर रहते हैं और दूसरों को भी दूर रहने की तलकीन करते हैं। बेकल उस्ताही की नज़र में जो इन झगड़ों से दूर हो गया वो कामयाब हो गया। इसीलिए उन्होंने कहा कि वो ज़माने का मुकद्दर हो गया। ज़माने का मुकद्दर होने का मतलब ये नहीं कि वो सबकी किस्मत बन गया, बल्कि ये है कि वो एक इंसान बन गया। उनकी शायरी में ऐसे बहुत से अशार मिलेंगे जो मजहबी वाबस्तगी की बात तो करते हैं, लेकिन मजहब के नाम पर लड़ाई झगड़े से नफरत भी करते हैं। बेकल उस्ताही मजहबी नुक्ते नज़र से जिस मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे, उसमें तो वो बेइंतहा मकबूल थे ही, दूसरे मकातिब फ़िक्र में भी उनको वही मकबूलियत हासिल थी। वो नातिया मुशायरों में कसरत से शरीक होते और कम एजाजिया वाले नातिया मुशायरों को भारी भरकम एजाजिया वाले गज़लिया मुशायरों पर तरजीह देते। वो मजहबी जलसों में अपनी फ़िक्र के मुताबिक नात पढ़ते, लेकिन इसके बावजूद दूसरे मसालिक में भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं। उनके कुछ अशार मुलाहजा फरमाएं कि अपनी मस्ती की शाम मत देना, दोस्तों को ये काम मत देना, जिसको पीने की कुछ तमीज़ न हो उसके हाथों में जाम मत देना। कोई झूठी बात कहे तो सच्ची लगती है, कोई झूठी बात कहे तो सच्ची लगती है, यार जवानी में हर सूरत अच्छी लगती है। बरसों बाद विदेश से अपने गांव को लौटा हूँ, ये तंजिया शेर है कि बरसों बाद विदेश से अपने गांव को लौटा हूँ, अब मुखिया की लाल हवेली छोटी लगती है। इसी तरह से गुर्बत का जिक्र उन्होंने किया कि बीच सड़क एक लाश पड़ी थी और ये लिखा था, भूख में जहरीली रोटी भी मीठी लगती है।
ان کا وہ گیت تو پوری دنیا میں انتہائی مقبول ہوا جس کے آخری مصرے میں انہوں نے لفظ تاج محل کا استعمال کیا ہے. حالانکہ وہ گیت تاج محل پر نہیں ہے لیکن وہ اتنا مقبول ہوا کہ لوگوں نے اس گیت کا نام ہی تاج محل رکھ دیا. اس میں دیہی ماحول، دیہی نسوانیت، دیہی شب و روز، کھیت کھلیان اور مزدور وغیرہ کے حسن کو خراج پیش کیا گیا ہے اور اس ماحول سے اپنی وابستگی ظاہر کی گئی ہے. اس گیت میں غضب کی لفظیات استعمال کی گئی ہیں. اس پہ انہوں نے دیہی حسن کو ایسا شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ طبیعت اش کر اٹھتی ہے. گیت کا بند ملاحظہ فرمائے کہ نشو کیف غزل، حسن غزل جانے غزل، آ تجھے گیت کا انداز ترنم دے. ایک مزدور کو خراج پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دھوپ کا راج، چندرما کی حکومت کا غرور، بعد محنت کسی مزدور کی باہوں کی تھکن، جرت ضبط غم عشق وفاؤں کا شعور، شوکت حسن فسوکار کے ماتھے کی شکن، اشک جب ساز اٹھا لے تو کسی راگ میں ڈھل، آ تجھے گیت کا انداز ترنم دے. دور دور تک پھیلے ہوئے سبز و شاداب کھیتوں اور درختوں سے بھرے باغوں کا حسن ملاحظہ فرمائیں کہ سبز چادر میں وہ لپٹا ہوا محنت کا جمال، سبز چادر میں وہ لپٹا ہوا محنت کا جمال، بالیاں کھیت کی تھالی میں لیے لالے یمن، آم کے بور بھرے مد کے کٹوروں میں گلال، اد کھلے پھولوں کو نہلاتا ہوا مشق ختن، چل ادھر گاؤں میں احساس جہاں جائے مچل، آ تجھے گیت کا انداز ترنم دے دوں. جب دیہی ماحول کو خراج پیش کیا گیا تو بھلا دیہی حسن کا ذکر کیوں نہ ہو. گاؤں کی ایک خاتون کے حسن و جمال کی تصویر کشی یوں کی ہے کہ حسن محشر لٹاتا ہوا انداز خرام، حسن محشر کا لٹاتا ہوا انداز خرام، تیرے چرنوں کو دھلاتے ہوئے مد مست پون، رقص کرتی ہوئی آنچل کو تیرے دوج کی شام، تیری انگڑائی کو بلکھاتا ہوا نیل گگن، تیری پرچھائی سے تعمیر کروں تاج محل، آ تجھے گیت کا انداز ترنم دے دوں. نشو کیف غزل، حسن غزل جانے غزل، آ تجھے گیت کا انداز ترنم دے دوں. بہت شکریہ.